बता दिया करना कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना क्लास के टाइम। क्या है? हाँ देवांश, तुमको पीटेंगे, विशाल सर ऐसा बोल रहे हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो, ठीक है? हाँ सर, विशाल सर बोले थे आखिरी दिन, मेरे को याद रखना है। ठीक है, नहीं बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर कभी रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग का साइन ऑन नहीं है फोन में राइट साइड में, तो एक बार इन्फॉर्म कर देना, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो इस केस में जैसे यहाँ भी 4 कार्बन दिख रहा है, ऊपर भी 4 कार्बन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि ऊपर हम लोग का एक नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे 4 कार्बन अलग टाइप से है। तो आइदर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि पेरेंट चेन से चेन अटैच्ड है, उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर में हम लोग 1 मिथाइल प्रोपाइल आराम से लिख सकते हैं, ये भी एक लिखने का तरीका होगा। लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर को इन जनरल सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोला जाता है, मतलब लिखने का एक तरीका होता है सेक ब्यूटाइल, या फिर ओवरऑल ये सेक जो वर्ड है ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि जब हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो जब एक कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है वहां से हम लोग डिग्री डिफाइन करते हैं। ये चीज़ तुम लोग को पहले ही बोला था, एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये कार्बन चेन है, तो ये पहला कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन वाला पार्ट 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन होगा। बट ये सेकेंड कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंड वाले कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं। ये जो थर्ड कार्बन है ये भी 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब इस चीज़ को भी हम लोग 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं। और लास्ट वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग का कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन नंबर 2 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन या ये क्वाटरनरी कार्बन बोल सकते हैं। कार्बन नंबर 3 वाला पार्ट 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन। 4 वाला पार्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कार्बन है, ये कार्बन वाला पार्ट 2 डिग्री कार्बन है। तो पहले वाले केस में ब्यूटेन का 1 डिग्री वाला पार्ट अटैच था, अभी ब्यूटेन का 2 डिग्री वाला पार्ट अटैच है, तो इस चीज़ को हम लोग सेक ब्यूटाइल आराम से लिख के काम कर सकते हैं। और जब हम लोग नाम लिखते हैं तो सेक ब्यूटाइल भी लिखा जा सकता है। जैसे कॉमन नेम IUPAC नेम जब लिखते तो 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखते, तो उसके जगह पे हम लोग सीधा सेक ब्यूटाइल लिख के भी काम कर सकते थे। ये दोनों नाम यूज किया जा सकता है। IUPAC में नॉर्मली ये यूज किया जाता है, लेकिन कॉमन नेम आराम से कंसिडर किया जा सकता है सेक ब्यूटाइल वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट करो। एक काम करो, सम कॉमन नेम में करके मेंशन कर लो, सब कॉमन नेम्स नोट कर लो। सर शुरू कहाँ से करना था? यही अब सम कॉमन नेम्स, ऊपर वाला तो एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन था, ये नोट कर लेना। सम कॉमन नेम, सबसे पहला जो कॉमन नेम है वो एन ब्यूटाइल, दूसरा जो कॉमन नेम है वो सेक ब्यूटाइल। सर क्लास का वीडियो यूट्यूब में कब अपलोड कर देते हैं? जब मन करता है मेरा, मेरा तो नहीं, जब मन करता है हम लोगों का। और पूछो सर। ये कार्बन, हेलो, क्या बोल रहा है रवि? हाँ सर, ये जो कार्बन है सर, जो फर्स्ट कार्बन से अटैच, सर वो अगर थर्ड कार्बन से अटैच है तो क्या होता है? तो उसमें सेक ब्यूटाइल होता। थर्ड कार्बन से अटैच होने का मतलब, चलो ठीक है दिखाते हैं। जैसे तो ऐसा बोलना चाह रहा है ना कि मान लो एक पेरेंट चेन है, और ये पूरा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का थर्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो बेसिकली थर्ड कार्बन अगर यहाँ रखेंगे तो बाकी क्या बचेगा? होगा ऐसा? बोलो भी रवि, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोल ही नहीं रहा है। ऐसा ही होगा तो, जैसे तुम ये बोला ना कि सर अगर ये पेरेंट चेन वाला पार्ट जो है, इससे ये थर्ड कार्बन अटैच्ड है, जैसे हम लोग पहला कार्बन अटैच किया, दूसरा कार्बन अटैच किया, तो तक तीसरा कार्बन अटैच करना है, यही बोला ना?
सर वो जो कार्बन है सर, जो सब्सिक्वेंट कार्बन है सर, वो अगर थर्ड कार्बन में अटैच रहता तो? हाँ तो ये बोल रहा है ना, ये थर्ड कार्बन बोल रहा है। सर इस पे एक कार्बन रहता। इस पे एक कार्बन रहता, अच्छा ऐसा बोलना चाह रहा है। इस पे कार्बन रहता, ये बोलना चाह रहा है ऐसा। यस सर। तो यस अगर सर। ऐसा होगा तो इसमें 4 कार्बन बचे क्या? सर वो लास्ट कार्बन नहीं रहता। लास्ट कार्बन अगर नहीं रहता हाँ तो बतिया सेम नहीं है क्या? सर ये तो सर वही बीच बात में, हो गया। क्या? सर सेकंड बीच में रहता तो? इस चीज पे आ रहे हैं हम लोग, इसके लिए वेट कर लो। इस चीज को हम लोग आइसोब्यूटेन बोला करते हैं, ये तीसरा नाम होगा, ठीक है। चलो अगर ऊपर के दोनों नाम मेंशन कर लिए होंगे तो तीसरा पार्ट, और आइसो एक्चुअल में एक कॉमन टाइप का टर्म है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आइसो वर्ड इन जनरल तब यूज किया जाता है कि एक कार्बन चेन में, मतलब मान लो कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट है जो कुछ भी हो, उस कार्बन चेन के जैसे मान लो ये पेरेंट चेन है, ठीक है, और इस पेरेंट चेन वाले पार्ट से कार्बन चेन अटैच्ड है। इस कार्बन चेन में पेरेंट चेन वाले कार्बन से अपोजिट एंड पे चले जाओ, मतलब पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसके बिल्कुल अपोजिट एंड पे चले गए, और अगर उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग आइसो वर्ड यूज किया करेंगे। और आइसो के आगे क्या लगाना है, तो टोटल कार्बन देख लिया करो, टोटल कार्बन कितना है। तो टोटल यहाँ पे 5 कार्बन है, अगर आइसो है तो इसके इसमें आराम से आइसोपेंटाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अभी रवि जो पूछा कि 3 कार्बन हर बीच में यहाँ पे कार्बन लगा दिए, तो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के जब अपोजिट एंड पे गए और उससे जस्ट पहले वाले कार्बन एक CH3 ग्रुप है, तब इस केस में हम लोग वापस से आइसो वर्ड लगा करके काम कर सकते हैं। और टोटल कितने ग्रुप कार्बन चेन से इसमें, तो टोटल मिला के 4 का कार्बन चेन है, तो इसका मतलब आइसो वर्ड यूज करेंगे और आइसो के आगे हम लोग ब्यूटाइल वर्ड आराम से लगा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो फिर पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के ऑपोजिट एंड पे जाने पे जस्ट पहले एक CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे आइसो वर्ड लगा देंगे। और टोटल कितने कार्बन से, 6, अगर 6 है तो इस केस में आइसो हेक्साइल वर्ड यूज कर सकते हैं। और सिमिलर टाइप से एक और टर्म यूज किया जाता है नियो, क्या होता है उस चीज को मेंशन करते हैं, अभी के लिए ये नोट करो। पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन से अपोजिट एंड पे चले जाओ, उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे देखो, अगर उस पर एक CH3 ग्रुप है तो वहां पे हम लोग आइसो वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बोल तो सकते हैं, लेकिन कितने तरीके से बात जानना चाहेगा? एक तरीके से जान लो, जिंदगी आसान रहेगी। ये सब कुछ कॉमन नेम्स है जिनको याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम्स को याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद एक नाम और ध्यान रखना है जिसमें हम लोग टर्म यूज किया करते हैं नियो, और नियो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कंसेंट्रेशन है, केवल एक डिफरेंस रहेगा। जिस पेरेंट चेन से जो भी कार्बन अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे जाओ, फिर उसके जस्ट पहले कार्बन पे जाओ, बट एक CH3 नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। तो जब 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो वहाँ पे हम लोग नियो वर्ड लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में नियो ब्यूटाइल ग्रुप हो नहीं पाता है, प्रॉब्लम यह है पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के जस्ट अपोजिट कार्बन पे गए और उसके जस्ट पहले कार्बन पे आए, अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हुआ तो इस केस में यहाँ पे हम लोग वर्ड नियो लगा सकते हैं। और नियो जब लगाएंगे तो सेम टाइप से टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं इधर, 5, तो अगर टोटल 5 है इसका मतलब नियो के आगे हम लोग पेंटाइल वर्ड लगा सकते हैं। तो नियो ब्यूटाइल बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ 5 कार्बन हो ही जाएंगे, नियो पेंटाइल ग्रुप हो गया। अगर मान लो ऐसा ले लेते हैं स्ट्रक्चर और यहाँ 2 CH3 लगा दिए, तो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट कॉर्नर पे गए, वहाँ से जस्ट पहले वाले कार्बन पे आए, 2 मिथाइल ग्रुप दिख गया तो वापस से न्यू वर्ड लगा दिए और न्यू वाले पार्ट में
6 कार्बन है तो नियोहेक्साइल ग्रुप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमन नेम का पार्ट है जो मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मेंस में, एडवांस में, नीट में, बोर्ड में, सब जगह पे केवल IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो ये नियो वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि कहीं कहीं पे कंपाउंड में रिएक्टेंट जो दे रखा होता है, प्रोडक्ट जो दे रखा होता है, उसके नाम में ये चीज यूज कर लिया जाता है, तो इसलिए पार्ट मालूम होना चाहिए कि आइसो क्या होता है, एन ब्यूटाइल या एन प्रोपाइल क्या होता है, या फिर एन हेक्सेन क्या होगा। इस तरह के नाम बस मालूम होने चाहिए जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर उसके अलावा एक और पार्ट याद रखना होता है, यहाँ तक के पार्ट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद ही रखना है बेसिकली इन सब चीज़ों को। एक और पार्ट होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, देवांशु सवाल का जवाब दो। यस सर। इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? देखने दीजिए 1 मिनट। 2 मिनट ले ले। सर कोई भी हो सकता है। अरे ऊपर, ये ऊपर साइड से लेके लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है, नहीं तो स्ट्रेट वाला। बाप का राज चल रहा है जी, कोई भी हो सकता है। बताओ, ऐसे कैसे कोई भी हो जाएगा? रूल्स बनाया गया है। फिर से सोच के सर बता, वो सही ऊपर से से जवाब लेके लेफ्ट बता। वाला, क्या? ऊपर से लेके लेफ्ट साइड वाला। ऊपर से लेके लेफ्ट साइड वाला का है सब, वही बताओ। सर नियम से। ये नियम है तेरा? सर वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने वाला था ना, वो वाला से। अच्छा, रौनक यस सर। बताओ बताओ क्या होगा इसमें, पेरेंट चेन कौन सा होगा? सर वो सीधा वाला। सीधा वाला? क्यों? सर क्योंकि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और मैक्सिमम अनसैचुरेशन कवर कर रहा है। मैक्सिमम अनसैचुरेशन कर रहा, क्या भी देवांशु? यही रूल पढ़ा है तो? अभी जस्ट डिस्कस किया था 2-3 सर क्वेश्चन में। सॉरी, और कार्बन काउंटिंग में गलत हुआ है। कार्बन काउंटिंग में गलत हो गया, अनसैचुरेशन में ही गड़बड़ी कर रखा है तुम। बहुत मार मारेंगे तुमको, ठीक है? चलो ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट तो अपना पेरेंट चेन है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट पेरेंट चेन से भी अटैच्ड है और पेरेंट चेन का पार्ट भी नहीं है। बाकी सारे पाई बॉन्ड पेरेंट चेन के पार्ट है, मतलब उस पेरेंट चेन वाले कार्बन चेन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये पार्ट का पाई बॉन्ड कार्बन चेन का पार्ट भी है और नहीं भी है। तो इस तरह का अगर सिनेरियो होगा जहाँ पे पाई बॉन्ड वाला पार्ट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, मतलब कार्बन ऐसा सीधा लिख देते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे कोई कार्बन चेन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को जब हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा करेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा करेंगे तो वहाँ पे नाम हम लोग यूज क्या करते हैं? अल्काइलिडीन। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, अल्काइलिडीन। ऑल्दो ये नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा नहीं, तो इसलिए उसके बिना भी काम चल सकता है, बट नाम थोड़ा ध्यान रखना, अल्काइलिडीन। लेकिन अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड केवल एक ही कार्बन रहा, केवल एक कार्बन, तो इस केस में मिथाइलिडीन वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं मिथाइलिन। ये नाम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होता और यहाँ पे एक CH3 होता, तो 2 कार्बन है टोटल सब्स्टिट्यूएंट में, तो इस केस में हम लोग टर्म यूज किया करते इथाइलिडीन। अगर मान लो 3 कार्बन होता, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन उसके अलावा C2H5, तो टोटल 3 कार्बन हो जाते, तो आराम से नाम लिख सकते थे प्रोपाइलिडीन। लेकिन अगर एक ही कार्बन होगा केवल, तो एक कार्बन वाले पार्ट मतलब डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे मिथाइलिडीन वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे टर्म मिथाइलिन यूज किया करते हैं। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट वाले फॉर्मेट में, तो इस तरह के केस में हम लोग टर्म अल्काइलिडीन यूज करेंगे, ना कि मतलब ये कोई दूसरा टाइप का नाम प्रोपिनाइल, इस तरह का नाम हम लोग यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे नाम थोड़ा चेंज हो जाया करता है। नोट कर लो इस चीज को।
कल टाइम टेबल में मेरा गलती से क्लास नहीं लगा, तो कल मैं से छुट्टी मार ली है। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन स्लॉट्स खाली नहीं है, वरना तुम लोग आज हम 8 बजे तक क्लास लगा देते हैं। मजा आ रहा है पढ़ाने में हमको। ऐसा ही होना चाहिए, कम क्लास हो तो फिर बहुत मजे से पढ़ाएंगे। इतना इतना क्लास, इतना बैच, दिमाग का दही हो जाता है एकदम। तुम लोगों को मजा, तुम लोगों को बोरियत नहीं आता है इतना सारा क्लास कर करके? ये क्लास, मैथ्स का क्लास, फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का 2 क्लास, फिर हर 14 दिन में टेस्ट हो गए, स्कूल वाले अलग से क्लास लगा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, पता नहीं एसएसटी तो खैर अब नहीं होता, संस्कृत भी नहीं होता, आईपी हो गया। फिजिकल एजुकेशन का क्लास कैसे लग रहा है? अटेंड ही नहीं करते। अब फिजिकल एजुकेशन में क्लास कराते क्या होंगे सर लोग वहाँ पे? एक्चुअल में वो तो खेलने का पीरियड होता है, उसमें क्या कराते होंगे? फिजिकल एजुकेशन को ऑनलाइन गेमिंग कराते हैं क्या? ऐसे कुछ लूडो खेलते हैं क्या? चैप्टर है सर। सर ऑनलाइन गेम में तो पबजी का गेमिंग चलता है। सर फीफा होता होगा। तुमको हम फुटबॉल बना के मारेंगे, तुमको बहुत मार, ठीक है? फीफा होता होगा। तुम में से एक्चुअली मेरा किसी से मुलाकात नहीं हो पाया ना। देव से मुलाकात हो पाया है, अक्षर से मुलाकात हो पाया है, बाकी कल मेरा बातचीत हुआ था रिताम्बरा से, और किसी से मेरा मुलाकात ही नहीं हो पाया अभी तक। वो कल सोच रहे हो कि सर इतना सारा लेक्चर दिया करते हैं क्या रिताम्बरा? मन ही मन सोच रहे सर अब शांत हो जाइए सर, बहुत हो गया, बहुत लेक्चर दे दिए। वो सर 1 घंटा सुन करके गई है यहाँ से बेचारी। चलो, मेरे हिसाब से ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का बेसिक पार्ट तो तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये सब नाम जो है, आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोहेक्साइल, ये सब नाम कॉमनली यूज नहीं किए जाते, ये सब कॉमन नेम के जैसा प्रेजेंट होंगे। अगर सवाल आएगा तो इन सब नाम को तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करना होगा। तुमको हमेशा IUPAC नोमेनक्लेचर का ही आदत डालना है, इसलिए इस तरह के चीजों को छोड़ सकते हैं। कॉमन नेम में बार बार आता जाएगा, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि जो कॉमन नेम में हम लोग इस चीज को आराम से यूज कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा नाम दे, बाई चांस अगर कभी ऐसा नाम आंसर में दे रखा हो, तो सीधा ये पेज निकालो, ये नाम देख लिया करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब करेंगे, अपने आप तुमको ये चीज याद होना शुरू हो जाएगा। इन सब के बाद फिर हम लोगों का मेन पार्ट, जो सबसे एक्चुअल में मेन पार्ट है नोमेनक्लेचर का, वो चीज होता है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर। तो हम लोग हाँ बोलो सर। टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या होगा मतलब? सर वो स्ट्रक्चर उसका नहीं लिखा। स्ट्रक्चर नहीं लिखा मतलब? अच्छा ये एक मिनट ये बोलना चाह रहा है टर्शियरी का सर, ये तो नियो हो गया ना। तो टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मतलब कहना चाह रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा सर। जैसे सेक था ना। हाँ, तो सेक में टर्शियरी ब्यूटाइल हो नहीं पाएगा ना। अच्छा पॉइंट ये है, दूसरा स्ट्रक्चर बता दीजिए। मान लो कि जैसे ये है मान लो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस वाले पार्ट में सेकेंडरी के अलावा कोई कार्बन नहीं है, टर्शियरी कार्बन ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया है, ये चीज कि इस टर्शियरी कार्बन या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग केवल 1 डिग्री कार्बन से ग्रुप को अटैच कर रखे हैं। तुम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर अगर होता तो क्या होता? ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर कर लो, इसमें नॉर्मल नोमेनक्लेचर। ऑल्दो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, जैसे टर्ड ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं, जैसे सेक ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल है, तो सिमिलर टाइप से टर्ड ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें नियो यूज कर सकते हैं क्या? नियो ब्यूटाइल यूज नहीं किया जाता है नॉर्मली। नियो ब्यूटाइल वर्ड हमेशा जैसे ना कि चेन के अपोजिट डायरेक्शन में गए, उससे पहले कार्बन का है, तो चेन के शुरू वाले ही कार्बन में ये चीज हो जा रहा है, तो इसलिए नियो ब्यूटाइल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसमें टर्ड ब्यूटाइल यूज कर लिया जाता है। इसीलिए भी शायद हम नहीं बोले ये चीज, क्योंकि अकेला सिंगल केस है ये जो ऐसा रहेगा, इसलिए टर्ड ब्यूटाइल बोलने का कोई लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि टर्ड पेंटाइल बोलना थोड़ा गलत केस हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को शुरू करना है वो हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर। तो नया स्लाइड शुरू कर लेते हैं हम लोग। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
या नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एक चीज तो मालूम है, वैसे ग्रुप्स या वैसे सॉरी वैसे एलिमेंट्स या वैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी वाले पार्ट को डिसाइड करता है, उन सब चीज़ों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। शुरू में एलिमेंट्री लेक्चर में उसको डिस्कस भी किया था, वो 3-4 लोग तुम लोगों का थोड़ा छूटा हुआ है, बट उसमें कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे 10th क्लास में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। बट जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे थे तो शायद जहां तक हमको ध्यान है कि 16 फंक्शनल ग्रुप्स लिखे थे। ऐसा नहीं कि उतने ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन तुम लोग को ध्यान एक चीज का रखना है कि हम लोग जब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग केवल 12 फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। मतलब उन सारे फंक्शनल ग्रुप जिनका नाम लिखाया था उनमें से केवल 12 फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। जैसे हेलोजन है तो हेलोजन वाला पार्ट वहां पे बोला था फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड बोला करते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर में उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहा है। तो हम लोगों को 12 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम ध्यान रखने हैं, पहला चीज। और उसके अलावा हम लोगों को उन फंक्शनल ग्रुप्स का एक प्रायोरिटी का लिस्ट याद रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी का लिस्ट मतलब जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा मेन कंसिडर किया जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से, इसका एक लिस्ट वाला पार्ट थोड़ा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो लिस्ट को याद रखने के बाद ही हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक सवाल दे रखा है, मान लो ऐसा कंसिडर करके चल रहा है, तो इस केस में जैसे एक OH वाला पार्ट ले लेते हैं और एक CHO ले लेते हैं, दो ग्रुप्स है। तो एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर में जैसे तुम लोग को एक चीज ध्यान था कि शुरू में हम लोग जब नोमेनक्लेचर की बात करते थे तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप है मतलब दो सफिक्स डालना पड़ेगा। तो इसीलिए रूल को थोड़ा चेंज कर दिया गया कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग दोनों में से प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और एक बार कोई भी एक ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बाकी बचे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो नोमेनक्लेचर के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर हमको, जैसे मेरे को मालूम है कि एल्डिहाइड वाले पार्ट का प्रायोरिटी थोड़ा हायर होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट अगर अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इस पूरे पार्ट में ऑल्दो अल्कोहल वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो फिर हम लोग इस OH वाले पार्ट को IUPAC नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। ये अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर कंपाउंड के नेचर की बात करें तो OH अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करके चल रहे होंगे, वहां पे इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करके चल रहे होंगे। इसीलिए तुम लोगों को जो प्रायोरिटी टेबल वाला पार्ट है वो प्रायोरिटी टेबल वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और उसके अलावा एक और छोटा सा टर्म है जिसको ध्यान रखना होगा, जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये लिखने का एक तरीका होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे एक एक करके हम वो लिस्ट वाला पार्ट मेंशन करना शुरू करेंगे, और तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट, एक काम करते, एक सेकंड ऐसा लिखते चले जाओ, हेडिंग डाल दो सीधा इसी में, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर नोमेनक्लेचर, और ये केवल नोमेनक्लेचर के लिए प्रायोरिटी है और किसी चीज के लिए नहीं है। फॉर नोमेनक्लेचर
उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो हम लोग को कंसिडर करना है, उस चीज़ को हम लोग आराम से COOH लिख सकते हैं, या फिर इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके C डबल बॉन्ड OH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ तुम लोगों को मालूम होगा कि अगर हम लोग COOH वाले पार्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है उस चीज़ को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जब हम लोग इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स वाले पार्ट का मतलब हो गया जब इसको हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हुए काम करेंगे, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा इसका नाम कैसे लिख सकते हैं। तो बचपन में ये नाम सुना होगा ओइक एसिड, तो हम लोग आराम से यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में टर्म ओइक एसिड वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे इथेनोइक एसिड, तो जो ओइक एसिड वर्ड है वैसा लिखते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन इसके जगह पे अगर यही फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के जैसा रहा, ऑल्दो एक छोटा सा सवाल हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कि सर ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा क्यों रहेगा। अभी तो आप ऊपर बोले कि एक बार हम लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप पता चल गया तो उसके बाद बाकी जितने भी ग्रुप्स बचेंगे उन सारे के सारे ग्रुप्स वाले पार्ट को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है मतलब इसके अलावा बाकी सारे पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होंगे, लेकिन ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर सकता है। कैसे बिहेव कर सकता है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मेंशन करो इस चीज को। अगर इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम बोलते हैं हम लोग, मतलब प्राइमरी सफिक्स की बात, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, तब इस केस में हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करना शुरू करते हैं कार्बोक्सी। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना होता है, कार्बोक्सी। नोट करते जाओ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो दूसरा हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लेके चलना होगा ये एनहाइड्राइड है। ऑल्दो ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट अपने ज़्यादा काम का नहीं होता है तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ सकते हैं। इसको हम चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि एनहाइड्राइड वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बड़ा यूनिक टाइप से होता है, तो इसलिए इस कंपाउंड का हम लोग को ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। हम लोग इस कंपाउंड को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बाकी फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट से इंट्रोड्यूस करके या फिर रिलेट करके नहीं चलते, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग अलग से ही करके चलते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आराम से छोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को हम लोग आराम से सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, मतलब SO3H से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया था, SO3H लिख लो या फिर इसी स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग S डबल बॉन्ड O OH वाला पार्ट लिख लें, सिमिलर टाइप का चीज़ है। तो इस केस में हम लोग नाम आराम से सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड। और जब हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप वाले नेम की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग नाम आराम से सल्फोनिक एसिड ही यूज़ किया करते हैं। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग नाम सल्फोनिक एसिड यूज़ किया करेंगे, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना है। और इसका जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज़ करेंगे, एक एक करके नोट करते जाओ फटाफट। अगर इसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग टर्म सल्फो लगाते हुए काम कर सकते हैं, मतलब लिखने का एक तरीका होगा सल्फो। तो जो हम लोग का एनहाइड्राइड है, ऑल्दो वो सेकंड नंबर पे रखा जाता है लेकिन उसको हम लोग प्रायोरिटी में कंसिडर नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कंसिडर करते हुए काम करते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे हम लोग जब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसमें और भी तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप बताए थे जो कि हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब कंपाउंड से रिलेटेड, कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट बताए थे। तो जैसे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, जो ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग एक लाइन से मेंशन करते चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर के जस्ट बाद हम लोग अगला जो नाम यूज करेंगे, एक मिनट, C डबल बॉन्ड OR वाला पार्ट यूज करेंगे, मतलब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट COOR हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
और ईस्टर वाला पार्ट जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसकी इसमें हम लोग एक टर्म, वैसे इसका भी नोमेनक्लेचर अलग टाइप से होता है, इसका भी नोमेनक्लेचर का तरीका थोड़ा यूनिक होता है, बट फिर भी हम लोग जैसे लिखना तो होता है O8 केवल, लेकिन नोमेनक्लेचर जो होगा हम लोग का लिखने का तरीका होगा, उसमें हम लोग टर्म यूज किया करते हैं अल्काइल अल्केनोएट, ये लिखने का एक तरीका होता है। और जब अल्काइल अल्केनोएट वर्ड यूज करेंगे तो इस केस में अल्काइल क्या होता है ये नोमेनक्लेचर अलग से डिस्कस करेंगे, और अल्केनोएट में ये अल्क वाला पार्ट क्या होता है, अल्केन वाला पार्ट क्या होता है, इस चीज को हम लोग अलग से सबसे लास्ट में नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर के एक टॉपिक के अंदर अलग से डिस्कस किया करेंगे। और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है इस चीज को हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल बोला करते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। नोट कर लो इस चीज को, और कोई भी लिस्ट छूटता जाएगा तो बोलते चले जाना। सर ये भेदभाव का क्राइटेरिया क्या है? किस चीज का? ये जो हम लोग ऐसे क्लासिफाई किए हैं। होता होगा कुछ क्राइटेरिया, हमको नहीं मालूम, बट वही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर का रूल्स बनाया गया है तो हम लोग को बस फॉलो करना उस चीज को। क्राइटेरिया डेफिनेटली कुछ होगा, लेकिन उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत है क्या, हमको तो नहीं लगता। चल सर लाइट जला दीजिए। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OCl, इस चीज को हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाइज एसिड हैलाइड या फिर असाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, लिखने का तरीका होता है एसिड हैलाइड या फिर असाइल हैलाइड। और जब हम लोग यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के जैसे इसका नोमेनक्लेचर यूज करना शुरू करेंगे तो इस केस में हम लोग जैसे वर्ड में ऑयल वर्ड यूज करेंगे, जैसे ओइक एसिड है तो वैसे ही ऑयल हैलाइड, और हैलाइड वाले पार्ट में जो भी हेलोजन है जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, तो ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करेंगे, जो हेलोजन है उसका हैलाइड वर्ड, तो अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड। और अल्केन के मतलब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग OYL सफिक्स आराम से लगा सकते हैं। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट नेम वाला पार्ट होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। एक बार इस लिस्ट को तो नहीं, लेकिन ये जो नाम हम लिखा रहे हैं इस नाम वाले पार्ट को अपने वर्कशीट से भी रिलेट करके देख लेना और NCERT से एक बार रिलेट करके देख लेना, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती हुआ होगा तो उसको सही कर लेना, हो सकता है कहीं पे हम गलती लिख दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमको नाम ध्यान आ रहा है उसके हिसाब से ठीक लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर वाले पार्ट में हम लोग NH2 ले लो या फिर NHR ले लो या फिर NR2 ले लो, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और तुम लोगों को बताया था ये चीज, जैसे एक सेकेंड, अगर NH2 है तो इसका मतलब 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NHR है तो इस केस में 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ NR2 है तो इस चीज में 3 डिग्री, सॉरी NR2 अगर हुआ तो 3 डिग्री अमाइड, बट ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप अमाइड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और जो लोग नए हैं जिनको ये पार्ट अभी ध्यान नहीं है, बस अभी के लिए याद रखो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सीधा हम लोग वर्ड अमाइड यूज किया करेंगे, मतलब नाम में भी अमाइड ही यूज करेंगे, अल्केन अमाइड, ये लिखने का एक तरीका होगा अल्केन अमाइड। और इसका जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज किया करते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज क्या करते हैं कार्बामोइल, ये नाम एक ही साथ रखना, कार्बामोइल। फिर उसके बाद 7 नंबर, इसके बाद CN का नंबर आता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और CN वाले पार्ट को इन जनरल फंक्शनल ग्रुप वाइज साइनाइड बोला जाता है। और इसका जो नोमेनक्लेचर है उसमें हम लोग वर्ड साइनाइड यूज कर सकते हैं, जैसे ब्यूटाइल साइनाइड इस टाइप से नाम, या फिर नाइट्राइल भी यूज किया जाता है, दोनों नोमेनक्लेचर यूज किए जाते हैं। नाइट्राइल ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, बट साइनाइड भी नोमेनक्लेचर है, जैसे ब्यूटेन नाइट्राइल, ये ब्यूटेन साइनाइड, दोनों में से कुछ भी नाम यूज कर लो। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग साइनो यूज करेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना।
इसमें नाइट्रो नहीं रहता, साइनो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम है। नोट करो इतना पार्ट। पांच फंक्शनल ग्रुप बच गए। तो इसके बाद नंबर था एल्डिहाइड का, फिर उसके बाद कीटोन वाले पार्ट का, उसके बाद तीन और फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, थायोल एंड, ठीक है। अंशिका, ए स्क्रीन पे कलाकारी करता है सब। CH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप नेम? एल। AL। हाँ, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट एल्डिहाइड है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अल होगा, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे जैसा इसको लिखेंगे तो अल वर्ड यूज किया करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के जैसा जब इसको यूज करते हैं तो फॉर्माइल यूज किया जाता है इन जनरल, और दूसरा एक और वर्ड होता है एल्डो। ये दोनों के दोनों वर्ड यूज किया करते हैं हम लोग। नॉर्मली फॉर्माइल यूज करना, बट अगर कहीं एल्डो दिया तो कंफ्यूज मत होना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आदमी स्क्रीनशॉट मत लेते चले जाना, ध्यान रखना इस चीज का कि लिस्ट बन रहा है, चलो स्क्रीनशॉट लेते चले जा रहे हैं। उसके बाद कीटोन का नंबर है। कीटोन में C डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ कार्बन चेन होगा। तो कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो इस केस में हम लोग वर्ड ओन लगाते हैं। जब हम लोग इंट्रोडक्शन यूज कर रहे थे तो वहाँ पे प्रोपेनॉन वर्ड यूज किए थे, तो ओन वर्ड आराम से लगा सकते हैं। और इस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑक्सो या कीटो आराम से लगा सकते हैं। मतलब अगर ये फंक्शनल ग्रुप रहा तो इस केस में ऑक्सो लगाएंगे, और अगर अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तो उसके हम लोग कीटो लगाएंगे। एक सवाल आया है किसी का कि सर इतना सारा नाम कैसे याद रखेंगे? तो हम कैसे याद रखे हैं प्रैक्टिस कर करके। हम सजेशन नहीं देंगे कि इसको याद रखो, हम सजेशन देंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बार बार ये लिस्ट देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ये लिस्ट देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है लिस्ट देखो। तो बार बार लिस्ट देखते देखते अपने आप तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। बार बार ये लिस्ट देखो, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम कभी भी सजेशन नहीं देते हैं नॉर्मली किसको याद रखो, ऑल दो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद रह गया तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास, ये चीज का ध्यान रखना। उसके बाद तीन फंक्शनल ग्रुप बच गए जिसमें एक OH वाला पार्ट है, मतलब बेसिकली अल्कोहल है, इसको हम लोग ऑल से डिनोट करते हैं। और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम वाला पार्ट है उसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखा करते हैं, लिखने का तरीका होता है। और उसके बाद फिर SH का नंबर आता है। SH वाले पार्ट को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के वाइज थायोल बोला करते हैं, और इसमें हम लोग नाम में थायोल ही यूज किया करते हैं, मतलब अल्केन थायोल ऐसा नाम लिखने का एक तरीका होता है। और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम मरकैप्टो यूज करके काम करते हैं। और सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप NH2 या NHR या फिर NR2, जहाँ पे R वाला पार्ट अपना एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो NH2, NHR या फिर NR2 हो, कुछ भी हो इसमें से, इन सबको हम लोग ओवरऑल अमाइन बोला करते हैं। और हम लोग नाम में भी जैसे अमाइड लिखते थे वैसे यहाँ पे अमाइन लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट नेम अमीनो यूज किया करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान रख कर काम करना। किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आराम से पूछ सकता है, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। सर वहाँ अल्कोहल में हाँ आप OL के आगे पीछे कॉमा दिए हैं, हाँ, तो नोमेनक्लेचर में भी कॉमा देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखने का तरीका, तो ओन में भी कॉमा दे दिया ताकि मालूम पड़ जाए कि लिखना क्या होता है वर्ड, ठीक है। ऐसे नाम लिख दिया, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक ओके सर। नॉर्मल वर्ड नहीं है वहाँ पे शायद लिखो, जैसे ओइक एसिड में तो नहीं लिखे थे, बट सल्फोनिक एसिड में लिखने का कोई सेंस नहीं क्योंकि पूरा वर्ड है बेसिकली। बट O8 पूरा वर्ड नहीं है, वर्ड का एक पार्ट है, इसलिए वहाँ कॉमा डाल दिया था, ठीक है।
सर और 1 घंटा होगा? और 1 घंटा होगा मतलब? और 1 घंटा पढ़ा दीजिए। अरे बोले तो स्लॉट खाली नहीं है भाई। जितने रिसोर्सेस है उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमम क्लासेस ला के चल रहे हैं। कभी बैच काउंट करके देखना कि कितने बैचेस हैं, उसके हिसाब से कितने क्लासेस अरेंज कर सकते हैं हम लोग। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं हम लोग। ऑल एक और हम लोग डिजिटल पैड ऑर्डर कर दिए हैं और शायद 29 तक आ जाएगा, क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रहा है बिहार झारखंड में कुछ भी। मतलब न झारखंड में हो रहा है न बिहार में हो रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन मतलब थोड़ा हटता है, डिलीवरी शुरू होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक जब डिजिटल पैड आ जाएगा तो क्लास का फ्रिक्वेंसी और हो सकता है बढ़ जाए। बट मेरे हिसाब से ठीक है, वीक में 4 दिन क्लास सही है। 4 दिन में 3 क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। मतलब स्क्रीन पे 3 घंटे क्लासेस, मेरे हिसाब से तो भाई माथा खराब हो जाएगा तुम लोगों का। सर अपना आईफोन में पढ़ा दीजिए तीसरा पीरियड। आईफोन में पढ़ाएंगे किस आईफोन में हम? सर उस पर भी तो लिखा ही जाएगा। अरे कैसे लिखा जाएगा? पेन थोड़ा है ना उसका मेरे पास। हम बकैती करना है जी हम लोग को, आईफोन में पढ़ा दीजिए। सर और उतना 1 घंटा फोन का लेट हो फिर सकता है काम क्लास। कहाँ आया? क्या है? उतना महंगा फोन फिर काम कहाँ आया? उतना महंगा फोन का हम कहाँ बोलते इतना महंगा फोन लेना चाहिए। हम ले लिए पर गलती कर दी है। विशाल सर के ले लिए थे, विशाल सर को दे देंगे। विशाल सर लिए ही नहीं फिर। सर हमको दे दीजिए। हाँ आ जा दे देते हैं। कभी जिंदगी में शौक था कि आईफोन खरीदेंगे, वो शौक पूरा हो गया। अब उसके बाद मेरा काम 5,000 वाले फोन से चल जाएगा, तो हमको जरूरत नहीं पड़ता फोन में। हमको थोड़ा ना कुछ करना होता है, तो इसीलिए मेरे काम का बहुत ज़्यादा नहीं है। वो था एक शौक बच कॉलेज में कि अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा घड़ी होना चाहिए और एक बाइक अच्छा होना चाहिए। तो घड़ी भी अच्छा ले ही लिया है, ठीक ठीक। फ़ोन भी ले ही लिया। फ़ोन इससे ज़्यादा अच्छा तो बाइक अब कुछ हो नहीं बाकी है। सकता। क्या है? बाइक बाकी है। बाइक यार, बाइक पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं ले। हम मेरा तो शौक है कि हम ले, बट पता नहीं, हमको नहीं मालूम कब पूरा होगा। सर नया कार ले लीजिए BMW। मैं कार का शौक नहीं हमको। सर एक प्राइवेट जेट। अब तुमको उसमें रस्सी से बांध के उड़ाएंगे। इंडिया में ये सब चीज लेने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और इतना छोटी मोटी चीजें नहीं है जिससे जो हम लोग बात कर रहे हैं। बाइक है, बाइक सोचिए कभी लेंगे। मतलब कोई अच्छा ही बाइक, डुकाटी या हायाबुसा या फिर कावासाकी जो एक्सेल भी। 100। हाँ एक्सएल 100 ये भी ले सकते हो। तो विंटेज बाइक और महंगा आ जाएगा वो तो। उस तरह का बाइक लेंगे कभी जब मन करेगा तब लेंगे, अभी मन नहीं करता है। और एक्चुअली में बिहार झारखंड में रोड है भी नहीं ऐसा कि आप ऐसा बाइक लेके रखे और चला पाए। तो रखने के लिए कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको, उस बाइक को रखना फेवर नहीं करती, क्योंकि उसमें जैसे कोई सर्विस सेंटर नहीं है। तो अगर बाइक खरीद भी लो तो सर्विसिंग कहाँ हो पाएगा। मालूम पड़ा कि बाहर से लोगों को बुला के सर्विसिंग करना पड़ रहा है, महंगा बहुत ज़्यादा पड़ेगा फालतू का। मतलब ठीक है, बाइक आदमी इंजॉय कम करेगा, उसका टेंशन ज़्यादा होगा। उससे अच्छा मत ही लो यार। जब इधर बिहार झारखंड में कुछ चीज़ें डेवलप होंगी तो आराम से लिया जाएगा। बट कार वार नहीं, कार वार का शौक भी है। कार वार में बड़ा बंधन है भाई। मतलब जाम में फंसे रहो। अब BMW है तो जाम में फंसा रहेगा, बाइक फंसेगा नहीं। बाइक तो साइड वाइड से निकल जाएगा। कहाँ जाम में फंसे रहना है भाई, नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है अपने को। चलो, तो मेरे हिसाब से लिस्ट जो है 12 फंक्शनल ग्रुप्स का, ये 12 फंक्शनल ग्रुप्स का लिस्ट हम सजेशन देंगे एक बार। जैसे क्योंकि आज तो कोई होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं तुम लोगों को, तो हम सजेशन देंगे कि इस लिस्ट को एक बार 2 बार पढ़ने की कोशिश करना और खुद से लिखने की कोशिश करना। हम ये नहीं बोल रहे कि उसको याद करो, लेकिन एक बार 2 बार खुद से या 3 बार लिखने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट याद नहीं भी हो तो भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि इस ऑर्डर में काम कर रहे थे। फिर बार बार जब लिस्ट को यूज कर लिया करेंगे तो आराम से हम लोग ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट को याद रख पाएंगे कि चलो ठीक है, पहले ये आता था, फिर ये आता था, फिर ये आता था। प्रॉब्लम इसमें होगा जो प्रीफिक्स नेम है और सेकेंडरी सफिक्स नेम, इसमें प्रॉब्लम होगा। प्रायोरिटी में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रायोरिटी में तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट प्रीफिक्स सफिक्स में सोचना पड़ता है। इसलिए तुम लोग को बोला भी है मैंने कि एक बार जो वर्कशीट है उसमें नोमेनक्लेचर को एक बार मैच करा के देख लेना, कहीं कोई एरर तो नहीं। अगर होगा तो मेरे को बता देना, हम भी उसको क्लियर कर लेंगे। होना नहीं चाहिए, देख के तो हमको ऐसा ही लग रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इन दोनों पार्ट का डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद
जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस केस में क्या क्या रूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, उन रूल्स वाले पार्ट का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। हाँ प्रियांशु बोलो। सर एक बार चैट चेक कर लीजिए। बहुत खुराफात आदमी है ना भाई, ये नहीं हो सकता है, बहुत बहुत मुश्किल चीज है। और तुम लोग क्या स्कूल के क्लासेस के लिए परेशान हो रहा है भाई? इतना अच्छा तुम लोग को मौका मिला ऑनलाइन क्लास। अरे चलने तो ऑनलाइन क्लास, बहुत अच्छा पढ़ाई समझ में आता है ना। पढ़ाई समझ में आता तो कोचिंग क्यों लेना पड़ रहा था? स्कूल का क्लास अच्छा मौका है तुम्हारे पास कि स्कूल का क्लास होता है, अटेंडेंस भी बन जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क डिस्टर्ब बोल रहे हैं, इतना बारिश आ रहा है इस साल बोकारो में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है, लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। हम भी इरिटेट हो गए, रोज बारिश होते रहता है, धूप ही नहीं निकल रहा है, शरीर में जान ही नहीं लगता है कभी कभी। स्कूल का क्लास छोड़ो आराम से तुम लोग का। हमको ऐसा लगता है कि जीरो सेशन होने वाला है, हमको ऐसा फील होता है। तुम लोग का स्कूल जैसे बोकारो में जितने अच्छे अच्छे स्कूल है वो लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, बट बाकी जगह पे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं हो पाती है ऑनलाइन। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे सीबीएसई स्कूल से लेकिन क्लासेस नहीं हो पा रही है, उनका क्या होगा? तो अगर जीरो एकेडमिक ईयर हो गया तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं कि तुम लोग को एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जितना हो सकता है उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं हम ड्रॉप करके तैयारी करेंगे, क्यों भाई? 2 साल में खत्म करो तैयारी बढ़िया से, कभी हम ड्रॉप करने का सजेशन नहीं था। एटलीस्ट इंजीनियरिंग वालों को तो बिल्कुल नहीं बोलते। जिंदगी बहुत फास्ट होते जा रही है, लोग टाइम से पहले, मेरे साथ वाले लोग, हमको लगता है हम 18 साल में कॉलेज में गए थे, मेरे साथ में 16 साल में मेरा दोस्त जो कॉलेज गया था, हर्षुल करके एक लड़का था, वो भी कोटा में पढ़ा था साथ में, तो 16 साल में कॉलेज पहुंचा हुआ था। तो लोग 16 साल में 2-2 साल एडवांटेज लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट करना है काम। तो इतना आलसी के जैसा काम नहीं कि सेल ड्रॉप करेंगे। तो स्कूल स्कूल का चक्कर छोड़ो, अभी के लिए एटलीस्ट छोड़ो। हम लोग ज़्यादा एडवांटेज में है सिलेबस को लेकर के, ज़्यादा मजा आएगा। टाइम तो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं अभी तक, जो भी डाउट है। सर 12 नंबर दिखा। क्या समझ नहीं आया, क्या बोला प्रियांशु? सर नंबर बार 2 प्रायोरिटी लिस्ट पे। अच्छा, और कोई डाउट किसी को? तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस केस में सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा वो आप बताए थे, लेकिन हम सुन नहीं पाए। हम उस टाइम पे बोले थे कि आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर सकता है। ऑल्दो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है, बट वो खुद भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर सकता है। जब करेगा उसका एक सर्टेन केस होता है, वो केस तुम लोग को याद भी रखना होता है कि सर्टेन टाइप के सिनेरियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं आराम से। वो केस हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा यूनिक केस है वो। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर एक बार देखिएगा अगर 1 घंटा लेट से हो पाता तो। ठीक है। शिवम कोई डाउट? नो सर। और विवेक कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। और बुकलेट तो तुम लोग को मिल गया प्रिंट आउट में। चलो ठीक है, आज के लिए कोई होमवर्क तो हम शायद नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को फिर से होमवर्क मिलना शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास से फंक्शनल ग्रुप जब शुरू होगा तो ज़्यादा होमवर्क मिलना शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। सर वर्कशीट प्रिंट आउट में मिलेगा? वर्कशीट प्रिंट आउट में दिलवा सकते तो है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे वर्कशीट हम जस्ट लेक्चर से पहले बना रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल तो है, बट दिलवाया जा सकता है। जैसे डीपीपी जो है, दीजिएगा ना सर, दिक्कत होता है। हाँ ठीक है दे देंगे। जैसे डीपीपी जो है वो 52 तक रेडी हो चुका है हम लोगों का, तो हम चाहे तो पूरा डीपीपी तुम लोग को एक ही बार दे सकते हैं और बोल देंगे उसमें ये डीपीपी बना लेना। तो डीपीपी हम लोग अपलोड तो करते जाएंगे, बट 52 तक डीपीपी रेडी हो चुका है। एक बार हम लोग उससे प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। अगर प्रूफ रीडिंग हो जाएगा तो सारे डीपीपी को हम लोग कंपाइल करके एक ही बार दे देंगे। तो एटलीस्ट डीपीपी और बुकलेट तुम्हारा ऑफलाइन मोड में रहेगा। और जो बुकलेट है, ये सॉरी वर्कशीट है, अगर वो हम लोग प्रिंट आउट करा पाएंगे तो करा पाएंगे, नहीं तो एटलीस्ट एक चीज़ ऑनलाइन मोड में रखना पड़ेगा। हम लोग स्क्रीन साइज उसमें जो साइज है लेटर का वो थोड़ा और बड़ा कर देंगे ताकि तुम लोग को ज़्यादा देखने में दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन रहे, काफ़ी बड़े बड़े साइज का रहे, तो तुम लोगों को परेशानी ना हो। ऐसा एक काम कर देंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या क्या? स्क्रीन पे कैसे लिखते हैं? अबे तुम चबंडू का आदमी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।